हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 2.0 में। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, राजस्थान जीके की 10,000 प्लस वाली सीरीज का 5वां वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। और ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। जितनी भी आगामी जो एग्ज़ाम है वो आएंगी, और ये जो क्वेश्चन है ये मैं वही करवा रहा हूँ जो पिछले कई एग्जामों में बार बार रिपीट हो चुके हैं दोस्तों। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और बार बार देखिए। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा आप देख। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? ऑप्शन है सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कुंभलगढ़। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों अरावली का उच्चतम शिखर है कुंभलगढ़, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1224 मीटर। कितनी है? 1224 मीटर। वैसे देखें तो अरावली का उच्चतम शिखर है दोस्तों गुरु शिखर, जो कि सिरोही में है, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अरावली की प्रमुख जो ऊंची चोटियाँ हैं वो उनको मैं आपको एक ट्रिक से बता रहा हूँ। वो ट्रिक है दोस्तों गुरु से दिल से जरा आंचल रखता है बहरोच बाबा। बहरोच बाबा, ठीक है, बहरोच बाबा। तो ये ट्रिक है दोस्तों, गुरु से दिल से जरा आंचल रखता है बहरोच बाबा। तो गुरु से हो गया दोस्तों गुरु शिखर। ध्यान में देना, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। तो गुरु से हो गया गुरु शिखर, बहरोच बाबा, और इसकी लंबाई है दोस्तों ऊंचाई है 1722 मीटर, ठीक है, 1722। आगे बात करें हम से है दोस्तों शेर, और शेर की ऊंचाई है दोस्तों 1597। शेर की कितनी है? 1597। आगे बात करें हम दिलवाड़ा। दिल से हो गया दिलवाड़ा, और दिलवाड़ा की है दोस्तों 1442 मीटर। कितनी है? 1442 मीटर। से यहाँ पे साइलेंट है, और जरा से हो गया दोस्तों जरगा, और जरगा की है 1431। ध्यान में रखना दोस्तों, ये प्रथम 4 हो गई आपकी। गुरु से गुरु शिखर हो गई जिसकी ऊंचाई है 1722। से हो गया शेर की है 1597। दिल से दिलवाड़ा, इसकी है 1442। जरा से जरगा हो गई दोस्तों, और इसकी है 1431 मीटर। आगे हम बात करें आंचल से हो गया दोस्तों अचलगढ़, और अचलगढ़ की है दोस्तों 1380 मीटर। कितनी है? 1380 मीटर, ठीक है। आगे हम बात करें इस रह का हो गया दोस्तों, रह का हो गया रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ की कितनी है? 1055 मीटर। खैसे हो गया दोस्तों खो, और खो की कितनी है दोस्तों 920। खो की कितनी है? 920 है, ठीक है। और बहरोच से हो गया तो बहरोच है, और बहरोच की कितनी है दोस्तों 792। बहरोच की कितनी है? 792 है, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा बता देता हूँ। गुरु से गुरु शिखर हो गया जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। से शेर हो गया जिसकी ऊंचाई है 1597। दिल से दिलवाड़ा 1442 मीटर। से यहाँ पे साइलेंट है। जरा से जरगा हो गया, इसकी है 1431 मीटर। आंचल से हो गया अचलगढ़ जिसकी है 1380। और रे से हो गया रघुनाथगढ़ 1055। ख से हो गया दोस्तों खो की है 920।
और बहरोच से, ये बहरोच है और बहरोच की कितनी है 792 मीटर। ठीक है, तो ये है कर्म, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात कर लें, आगे हम बात करें दोस्तों, जो हमारा जो ये अरावली है, ठीक है, ये दोस्तों अरावली है। अरावली की हम बात करें तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? उत्तरी अरावली की, ठीक है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है दोस्तों रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़। अभी मैंने आपको बताया था रघुनाथगढ़। और कितनी है इसकी ऊंचाई? 1055। ठीक है, और ये कहाँ पे है दोस्तों? सीकर में है। ठीक है, कहाँ पे है? सीकर में, सीकर जिले में। ठीक है, तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों रघुनाथगढ़ और इसकी ऊंचाई है 1055 और ये कहाँ पे है? सीकर में। आगे हम बात करें दोस्तों मध्य अरावली की। मध्य अरावली, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये है दोस्तों मोराम जी। क्या नाम है? मोराम जी। ठीक है, मोराम जी। मध्य अरावली कौन सी है? मोराम जी। और मोराम जी इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 934। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मोराम जी जिसकी ऊंचाई है 934। उसके बाद में दोस्तों मध्य अरावली की आती है सेकंड नंबर पे टोडगढ़। सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? टोडगढ़। ठीक है, टोडगढ़। और टोडगढ़ की है दोस्तों 933 मीटर। कितनी है? 933। तीसरे नंबर पे आती है मध्य अरावली की दोस्तों, वो है तारागढ़। तीसरे नंबर पे कौन सी आती है? तारागढ़। ठीक है, और तारागढ़ की ऊंचाई है दोस्तों 873 मीटर। कितनी है? 873 मीटर, ये तारागढ़ की है। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोराम जी, सेकंड नंबर पे टोडगढ़ आएगी 933 मीटर, मोराम जी की है 934 और थर्ड नंबर पे आएगी दोस्तों तारागढ़, इसकी ऊंचाई है 873 मीटर। दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली की आपको पता है दोस्तों कौन सी है? गुरु शिखर। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कुंभलगढ़ की मैंने आपको बताया दी 1224 मीटर। कितनी है दोस्तों? 1224 मीटर, ये कुंभलगढ़ की है। ठीक है, आगे हम देखें दोस्तों, जो ये आपका अरावली है, अरावली, इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 692। कितनी है? 692 किलोमीटर। ठीक है, अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है दोस्तों 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर की कहाँ पे है? राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। बात करें दोस्तों जो अरावली है, अरावली दोस्तों ये 4 राज्यों में है। कितने राज्यों में विस्तृत है? इसका विस्तार है 4 राज्यों में। ठीक है, अरावली का विस्तार है वो 4 राज्यों में है दोस्तों। कहाँ पे? पहला है गुजरात में। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, इन 4 राज्यों में अरावली का विस्तार है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? ऑप्शन है बनास बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन, चंबल बेसिन। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बीहड़ मिलते हैं वो मिलते हैं दोस्तों चंबल बेसिन में। कहाँ पे मिलते हैं? चंबल बेसिन में। और ज़िले की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है, करौली, ये बीहड़ प्रदेश है दोस्तों, सवाई माधोपुर, करौली और एक है दोस्तों धौलपुर। ठीक है, यहाँ पे बीहड़ मिलते हैं। ठीक है, आगे देखें दोस्तों, जो आपका चंबल बेसिन है, इसमें चंबल नदी की हम बात करें तो चंबल नदी है दोस्तों,
इसका उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ी से। कहाँ से? जानापाव की पहाड़ी, ठीक है। और ये कहाँ पे है दोस्तों? एमपी में। तो जो चंबल नदी का उद्गम होता है ये होता है दोस्तों एमपी में, जानापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। चंबल नदी है दोस्तों, ये 12मासी नदी है, ठीक है, 12मासी नदी। चंबल नदी 12मासी नदी है। आगे बात कर ले दोस्तों, जो हमारी जो चंबल नदी है ना, इस पे चूलिया जलप्रपात है दोस्तों। कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात, इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 18 मीटर, ठीक है। चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात, जो कि कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। आगे और देखें दोस्तों, जो हमारी चंबल नदी है इस पे 4 बांध बने हुए हैं दोस्तों। चंबल नदी पे कितने बांध हैं? 4 बांध बने हुए हैं। एक तो है दोस्तों एमपी में, एक बांध तो है एमपी में सॉरी दोस्तों, एक बांध है एमपी में और बाकी 3 बांध है वो कहाँ पे है? राजस्थान में है दोस्तों। तो पहला एमपी में जो है वो है दोस्तों गांधी सागर बांध, ठीक है। एमपी में कौन सा है? गांधी सागर बांध एमपी में है, ठीक है। 3 राजस्थान में है। कौन कौन से हैं? वो है दोस्तों, एक तो है आपका जवाहर सागर बांध, ठीक है, जवाहर सागर। दूसरा है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है। और एक है दोस्तों कोटा बैराज। तो ये 3 कहाँ पे हैं? राजस्थान में, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज। और एक है दोस्तों गांधी सागर, ये कहाँ पे है? आपका एमपी में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? ऑप्शन है पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी। पश्चिमी प्रदेश है, यहाँ पे एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है दोस्तों। तो पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आ गए दोस्तों? आपका जैसलमेर आ गया, ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ठीक है। इस तरफ दोस्तों कौन सी मृदा मिलती है? एंटीसोल मृदा पाई जाती है आपको, ठीक है दोस्तों। ये जो एंटीसोल मृदा, राजस्थान में जो मृदा है, वैज्ञानिक विभाजन किया जाए दोस्तों, तो एक तो हो गई दोस्तों आपकी मृदा की वैज्ञानिक विभाजन किया जाए तो एक तो हो गई दोस्तों आपकी एंटीसोल, दूसरी है दोस्तों एरिडीसोल, ठीक है। दूसरे नंबर पे है एरिडीसोल, एरिडेसोल। तो एरिडीसोल जो मृदा है ये मिलती है दोस्तों, एरिडीसोल है ये, एरिडीसोल मृदा है ये मिलती है आपकी चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालोर और नागौर और जोधपुर, ठीक है। तो ये मृदा है दोस्तों जोधपुर, ठीक है। तो एरिडीसोल मृदा है ये चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालोर, नागौर, जोधपुर इन जिलों में पाई जाती है। आगे अगले नंबर की बात करें दोस्तों तो एक है एल्फीसोल, ठीक है, एल्फीसोल मृदा है दोस्तों। एल्फीसोल मृदा ये कौन से ज़िले में मिलती है दोस्तों? तो इनकी बात करें, एल्फीसोल मिलती है दोस्तों जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, ठीक है। इन जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों? एल्फीसोल मृदा पाई जाती है।
आगे बात करें दोस्तों, अगली है वो है वर्टिसोल, वर्टिसोल मृदा। तो वर्टिसोल मृदा है, ये मिलती है आपकी दोस्तों झालावाड़, झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी। ठीक है, झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी में कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। अगले नंबर की बात करें दोस्तों, वो है इनसेप्टिसोल। अगले नंबर की है इनसेप्टिसोल, इनसेप्टिसोल। ये मृदा है दोस्तों, ये मिलती है आपके राजसमंद में। ठीक है, राजसमंद, राजसमंद में, उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, पाली और सिरोही में। ठीक है, सिरोही, सिरोही। तो इनसेप्टिसोल मृदा है ये राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो राजस्थान में मृदा का वैज्ञानिक विभाजन है वो कितनी प्रकार की मृदा हो गई वैज्ञानिक विभाजन की दृष्टि से? तो देखिए दोस्तों, एक नंबर पे हो गई आपकी इनसेप्टिसोल, दूसरे नंबर पे आपको मैंने बताई एरिडिसोल, एक बताई मैंने आपको अल्फिसोल 3 नंबर, एक बताई दोस्तों वर्टिसोल और एक बताइए आपको इनसेप्टिसोल। तो वैज्ञानिक विभाजन की दृष्टि से राजस्थान में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन है 1962, 1970, 1972, 1982। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1972। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? ऑप्शन है दूधवा, चिल्का, कान्हा, मानस। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, चिल्का। बाघ संरक्षित परियोजना चिल्का नहीं है। ठीक है, चिल्का एक झील है जो कि उड़ीसा में खारे पानी की झील है दोस्तों। ठीक है, बात करें दोस्तों, जो हमारा जो बाघ टाइगर रिजर्व की बात करें, बाघ संरक्षित मतलब टाइगर रिजर्व। ठीक है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट है ये कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी दोस्तों इसकी? 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। भारत में कितने बाघ है दोस्तों वर्तमान में? लगभग 2969। ठीक है, भारत में कितने बाघ हैं? 2969 नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2967 है। सॉरी, यहाँ पे 2967 है दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 2967 बाघ हैं। सबसे ज़्यादा है दोस्तों एमपी में, सबसे ज़्यादा एमपी में है, फिर है दोस्तों कर्नाटक में। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आता है दोस्तों? कर्नाटक में। एमपी में है दोस्तों 526 बाघ। ठीक है, और कर्नाटक में 524। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है एमपी में, फिर है कर्नाटक। ठीक है, बात करें दोस्तों, भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? टाइगर रिजर्व कितने हैं? ठीक है, भारत में कितने
टाइगर रिजर्व हैं। तो वर्तमान में 2021 तक की बता रहा हूँ दोस्तों। तो भारत में 2021 तक कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं दोस्तों। ठीक है, 53वां बना था दोस्तों छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और 52वां था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 52वां टाइगर रिजर्व है, ये राजस्थान में बना था दोस्तों, और इसका नाम है रामगढ़ विषधारी। ठीक है, रामगढ़ विषधारी, ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। और राजस्थान का कितने नंबर का है दोस्तों? 4 नंबर का। ठीक है, राजस्थान का 4 नंबर का टाइगर रिजर्व है, और भारत का कितना है? 52वां टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी है दोस्तों, रामगढ़ विषधारी है ये, रामगढ़ विषधारी है दोस्तों। कहाँ पे है ये? बूंदी में। ठीक है, रामगढ़ विषधारी कहाँ पे है? बूंदी ज़िले में है। ठीक है, आगे और बात करें थोड़ा सा और, तो इसमें देखिए दोस्तों, दो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों, वो है नागार्जुन सागर। कौन सा है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, श्रीशैलम। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों टाइगर रिजर्व? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों क्षेत्रफल में? ये है दोस्तों आपका पेंच। कौन सा है? पेंच। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र में सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है दोस्तों ये टाइगर रिजर्व। ठीक है, बात करें दोस्तों, जो भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कैलाश सांखला को। ठीक है, कैलाश सांखला को क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और दोस्तों विश्व बाघ दिवस है, वो मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ऑप्शन है वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, वर्षा की परिवनता। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 वनोन्मूलन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के कौन से जिलों में खसघास उत्पादित होती है या पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए दोस्तों फटाफट से। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? ऑप्शन है अतिचारण, वनोन्मूलन, शहरीकरण, अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 शहरीकरण नहीं है दोस्तों, मरुस्थलीकरण का कारण शहरीकरण नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले कौन से हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं उदयपुर और जयपुर, अलवर और झुंझुनू, नागौर और पाली, सिरोही और डूंगरपुर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बेरिलियम के 2 प्रमुख जिले हैं दोस्तों, वो है उदयपुर और जयपुर, उदयपुर और जयपुर। ठीक है दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं,
तो इनको अच्छे से देखिए और बार बार यही एग्ज़ाम में बार बार यही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो अच्छे से अध्ययन कीजिए ताकि आप सरकारी नौकरी लग सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन है सीसा जस्ता, मैंगनीज, रॉक फॉस्फेट, चांदी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों झामर कोटड़ा है, ये रॉक फॉस्फेट झामर कोटड़ा में क्या पाया जाता है दोस्तों? रॉक फॉस्फेट खनिज पाया जाता है। ठीक है, बात करें दोस्तों झामर कोटड़ा है, ये है उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक है, झामर कोटड़ा कहाँ पे है? उदयपुर में है दोस्तों। तो उदयपुर की और प्रमुख खान है दोस्तों जहाँ पे रॉक फॉस्फेट मिलता है, एक और प्रसिद्ध खान है दोस्तों भिंडर में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो रॉक फॉस्फेट भिंडर में पाया जाता है। और एक खान है उदयपुर की, वो है दोस्तों सीसारामा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या पाया जाता है? आपका रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, सीसारामा। ठीक है, ये भी कहाँ पे है? उदयपुर में है दोस्तों। और बात करें दोस्तों रॉक फॉस्फेट है, ये आपके जैसलमेर में पाया जाता है। ठीक है, जैसलमेर में। और जैसलमेर की कौन सी खान है? वो है दोस्तों बिरमानिया। कौन सी खान है? बिरमानिया। जैसलमेर के बिरमानिया में भी पाया जाता है दोस्तों रॉक फॉस्फेट। ठीक है, और एक बांसवाड़ा की है सालोपत। बांसवाड़ा की है दोस्तों सालोपत। ठीक है, यहाँ पे भी आपका रॉक फॉस्फेट मिलता है दोस्तों। बांसवाड़ा में है सालोपत, यहाँ पे भी आपका रॉक फॉस्फेट पाया जाता है दोस्तों। ये जो आपका रॉक फॉस्फेट है, ये भूमि की लवणीयता दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, भूमि की लवणीयता दूर करने के लिए क्या काम में लिया जाता है दोस्तों? रॉक फॉस्फेट काम में लिया जाता है। जबकि दोस्तों क्षारीयता दूर करने के लिए, भूमि की क्षारीयता दूर करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? जिप्सम। ठीक है, क्या काम में लिया जाता है? जिप्सम काम में लिया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के 16 जिलों में मरु विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का वित्त पोषण, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ये पुराना क्वेश्चन है थोड़ा, तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 है 100% भारत सरकार द्वारा किया जाता है, 100% राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है, दोनों सरकार द्वारा 50-50 के अनुपात में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है 75% केंद्र सरकार, 25% राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों बताइए। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। 75% तो है दोस्तों इसमें केंद्र सरकार और 25% है राजस्थान सरकार का। ठीक है, तो इसमें योगदान 75% केंद्र सरकार का है और 25% राजस्थान सरकार का है। ठीक है दोस्तों, शुरू में इसका जो प्रतिशत था ना, वो टोटल 100% किसका था? हिस्सा था केंद्र सरकार का था। जब ये योजना लागू हुई थी तब 100% राजस्थान सरकार का था। और कब लागू हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1977-78 में। कब लागू हुई थी? 1977-78 में। इस टाइम केंद्र सरकार का हिस्सा था इसमें, योगदान था इसमें 100%। और ये लागू कब हुई थी? 1977-78 में। लेकिन दोस्तों 1 अप्रैल ठीक है 1 अप्रैल 1999 को 1 अप्रैल 1999 को इसका जो योगदान है वो हो गया दोस्तों 75% केंद्र सरकार, और राज्य सरकार का कितना हो गया? मतलब राजस्थान सरकार का कितना हो गया? 25%। तो अब वर्तमान में कितना है? ये 75-25 का हिस्सा है या योगदान है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित करना है आपको। एक तरफ आपको दे रखा है राजस्थान की जनजाति और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं, ये आपको सुमेलित करना है। करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करते हैं सुमेलित। जो सहरिया जनजाति है दोस्तों, ये आपकी है 12 जिले में। ठीक है, सहरिया कहाँ पे है? 12 जिले में। ठीक है, कथोड़ी है, कथोड़ी जनजाति है मेवाड़ में। ठीक है, कथोड़ी जनजाति कहाँ पे है? मेवाड़ में। और मेवाड़ में कहाँ पे दोस्तों? ये उदयपुर। ठीक है, कहाँ पे? उदयपुर। उदयपुर की जो आपकी कोटड़ा तहसील है ना, कोटड़ा तहसील, वहाँ पे पाई जाती है दोस्तों कथोड़ी जनजाति। ठीक है, कथोड़ी जनजाति, उदयपुर की कोटड़ा तहसील। गरासिया की बात करें दोस्तों, तो गरासिया है दोस्तों आबू रोड। आबू रोड मतलब सिरोही। ठीक है, कहाँ पे? आबू रोड, सिरोही में। ठीक है, सिरोही में गरासिया जनजाति। रेबारी है दोस्तों, ये रेवारी नहीं है, रेबारी है। तो रेबारी है आपकी मारवाड़ में। ठीक है, ऊँट पालक जाति, ऊँट पालक जाति। ठीक है, तो सहरिया हो गई आपकी 12 में, कथोड़ी हो गई मेवाड़, और मेवाड़ में कहाँ पे? उदयपुर की कोटड़ा तहसील। गरासिया हो गई दोस्तों आबू रोड, सिरोही। और रेबारी ये ऊँट पालक जाति है, ये है आपकी दोस्तों मारवाड़ में। ठीक है, चलिए ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक ग्रंथ है, ये किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं दोस्तों, उनका नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को क्या बोला जाता है दोस्तों? एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है दोस्तों? एशिया का ज्योतिपुंज ये कहा जाता है दोस्तों आपके गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? ऑप्शन है नाना साहब, ए ओ ह्यूम, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, राजा राम मोहन राय। भारत का आधुनिक पुरुष कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कब की थी दोस्तों? ये की थी आपके 20 अगस्त 1828 को। 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। दोस्तों राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्हें हेराल्ड ऑफ न्यू एज कहा जाता है दोस्तों। हेराल्ड ऑफ न्यू एज क्या कहा जाता है? हेराल्ड ऑफ न्यू एज किनको कहा जाता है दोस्तों? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत का आधुनिक पुरुष भी किसे कहा जाता है दोस्तों? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, चलिए ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है कादम्बिनी गांगुली, सरोजनी नायडू, एनी बिसेंट, कमला नेहरू।
तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों एनी बिसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बिसेंट। ठीक है, और ये बनी थी दोस्तों ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है और ये प्रथम विदेशी भी है दोस्तों, प्रथम विदेशी महिला। ठीक है, प्रथम विदेशी महिला एनी बिसेंट है और ये बनी थी दोस्तों 32वां अधिवेशन हुआ था, और 32वां अधिवेशन हुआ था दोस्तों कलकत्ता में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, 32वां अधिवेशन हुआ था आपका कलकत्ता में। कब हुआ था दोस्तों? 1917 को। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी दोस्तों, प्रथम विदेशी है। ठीक है, जबकि प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो प्रथम भारतीय महिला है दोस्तों आपकी सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो ये है दोस्तों सरोजिनी नायडू, और ये बनी थी दोस्तों 1925 का कानपुर अधिवेशन में। 1925 का कौन सा अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, चलिए ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शन है खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 खातौली का युद्ध। ठीक है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में परास्त किया था। दोस्तों ये जो आपकी खातौली है ये आपकी पड़ती है बूंदी में। खातौली कहाँ पे पड़ती है? बूंदी में। और खातौली का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था दोस्तों 1517 को। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 को। जबकि दोस्तों महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच पहले तो खातौली का युद्ध लड़ा गया था, जो कि बूंदी में लड़ा गया था। और कब लड़ा गया? 1517 को। और एक युद्ध और हुआ था दोस्तों महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, वो युद्ध हुआ था दोस्तों बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध, और ये हुआ था दोस्तों 1518 को। कब हुआ था? 1518 को। और बाड़ी कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? आपका धौलपुर में। बाड़ी कहाँ पे है? धौलपुर में है। ठीक है, तो एक तो खातौली का युद्ध हुआ था जो कि 1517 में हुआ, और एक हुआ था दोस्तों बाड़ी का युद्ध 1518 में, और ये धौलपुर में पड़ता है। इस युद्ध में भी दोस्तों सांगा की विजय हुई थी। ठीक है, इस युद्ध में कौन जीता था दोस्तों? सांगा जीता था। ठीक है, महाराणा सांगा की इस युद्ध में भी विजय हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? ऑप्शन है दोस्तों बीकानेर के राजा राय सिंह, मारवाड़ के राव चंद्रसेन, आमेर के राजा भारमल, मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले मैंने आपके टेस्ट सीरीज में भी करवाया था, और इस टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन आ गया है। तो दोस्तों बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको आपको बार बार देखना है दोस्तों, और यही आपको सरकारी नौकरी दिलाएंगे दोस्तों। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़ के राव चंद्रसेन थे। इन्होंने मुगलों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था दोस्तों, मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। दोस्तों ये जो मारवाड़ के राव चंद्रसेन है ये मालदेव के पुत्र थे। ठीक है, किनके पुत्र थे? मालदेव के। ठीक है, मालदेव के 3 पुत्र थे। ठीक है, बड़े बड़े पुत्र का नाम था दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह। ठीक है, एक था दोस्तों आपका ये राव चंद्रसेन हो गया, एक उदय सिंह, और एक था दोस्तों राम। ठीक है,
जो राव चंद्रसेन था ना दोस्तों, ये मालदेव का सबसे छोटा पुत्र था और मालदेव ने राव चंद्रसेन को राजा बना दिया दोस्तों। और जो ये उदय सिंह और राम थे, ये दोस्तों अकबर की शरण में चले गए नाराज होकर। ठीक है, और ध्यान दे दोस्तों, जो अकबर था, अकबर 1570 में आया था राजस्थान में। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है यहाँ पे जिहाद के लिए, तो 1570 में दोस्तों अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। नागौर दरबार कब लगाया था? 1570 में। ठीक है, नागौर दरबार कब लगा? 1570 में। इसमें राव चंद्रसेन दोस्तों गया तो था, लेकिन अकबर से मिल के नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करें दोस्तों, राव चंद्रसेन है, इनको दोस्तों प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। तो प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। ठीक है, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी राव चंद्रसेन को कहा जाता है। इन्हें भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है दोस्तों, भूला बिसरा राजा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत विवरण को पहचानिए। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए दोस्तों फटाफट से। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ये आपका युग्म है, ये गलत है, बाकी सभी क्या है? सही है। जयनारायण व्यास जोधपुर से संबंधित है दोस्तों, केसरी सिंह बारठ मेवाड़ से, गोविंदगिरी वागड़ से। तो गलत है अर्जुन लाल शेट्टी। ये उदयपुर से ना होकर दोस्तों इनका संबंधित क्षेत्र होगा जयपुर। ठीक है, अर्जुन लाल शेट्टी। अर्जुन लाल शेट्टी का जन्म दोस्तों जयपुर में हुआ था। ठीक है, और बात करें दोस्तों, ये जो अर्जुन लाल शेट्टी है, ये हमारे जो चौमू है, चौमू जयपुर में पड़ता है दोस्तों। चौमू के ठाकुर देवी सिंह, ठीक है, देवी सिंह के क्या थे? निजी सचिव थे दोस्तों, ये सचिव थे, निजी सचिव थे दोस्तों। कौन? अर्जुन लाल शेट्टी। ठीक है, यानी निजी सचिव के पद पर कार्य किया था चौमू में ठाकुर देवी सिंह के यहाँ। ठीक है, आगे बात कर ले थोड़ा दोस्तों, जो जयनारायण व्यास है, ये जोधपुर से संबंधित है और इन्होंने, जयनारायण व्यास ने दोस्तों 1927 में तरुण राजस्थान नाम से एक समाचार पत्र संचालित किया था। मतलब इसके संपादक थे तरुण राजस्थान के जयनारायण व्यास। और कब? 1927 में किया था दोस्तों। और 1936 में दोस्तों बम्बई से इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, वो था दोस्तों अखंड भारत। ठीक है, एक दैनिक समाचार पत्र था अखंड भारत। अखंड भारत इस नाम से एक समाचार पत्र निकाला था दोस्तों। किन्होंने? जयनारायण व्यास ने। कब निकाला? 1936 में। और 1927 में निकाला था दोस्तों तरुण राजस्थान। ठीक है दोस्तों, जयनारायण व्यास के उपनाम काफ़ी हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है कि जयनारायण व्यास के उपनाम देख लेते हैं हम एक बार। तो जयनारायण व्यास को दोस्तों राजस्थान का लोकनायक कहा जाता है, राजस्थान का लोकनायक। ठीक है, तो ध्यान रखना, राजस्थान का लोकनायक किसे कहा जाता है? जयनारायण व्यास को। शेर ए राजस्थान भी कहा जाता है दोस्तों इन्हें, शेर ए राजस्थान किनको कहा जाता है? जयनारायण व्यास को। दोस्तों जयनारायण व्यास को राजस्थान का धुन का धनी भी कहा जाता है दोस्तों, धुन का धनी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, धुन का धनी, राजस्थान का धुन का धनी किसे कहा जाता है? जयनारायण व्यास को कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान का लक्कड़ और कक्कड़, राजस्थान का लक्कड़ व कक्कड़, नेहा कक्कड़ टोनी कक्कड़ नहीं दोस्तों, ये है आपका राजस्थान का लक्कड़ और कक्कड़। ठीक है, लक्कड़ और कक्कड़
ये किसको कहा जाता है? जयनारायण व्यास को कहा जाता है। तो दोस्तों जयनारायण व्यास को राजस्थान का लोकनायक कहा जाता है, शेर ए राजस्थान कहा जाता है, राजस्थान का धुन का धनी कहा जाता है, और राजस्थान का लक्कड़ और कक्कड़ भी कहा जाता है दोस्तों जयनारायण व्यास को। ठीक है दोस्तों, ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, नीमच, अहुआ। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। 1857 का केंद्र जयपुर नहीं था दोस्तों राजस्थान में 1857 में जो छावनियाँ थी वो थी दोस्तों 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी थी? 1857 में राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी दोस्तों। कौन कौन सी थी? ये तो दोस्तों केंद्र थे। ठीक है, छावनियों की बात करें तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनी। ठीक है, कौन कौन सी थी दोस्तों? एक नंबर पे है नसीराबाद। ठीक है, नसीराबाद, नीमच, देवली जो कि आपका टोंक में है, देवली, ब्यावर, एरीनपुरा, और एक थी दोस्तों आपकी खेरवाड़ा। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी दोस्तों। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरीनपुरा, खेरवाड़ा। तो ये आपकी 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है, तो राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है ये हुई थी दोस्तों, शुरू हुई थी 28 मई 1857 को। ठीक है, और कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों? ये नसीराबाद से। कहाँ से? नसीराबाद से। ठीक है, तो 28 मई 1857 को नसीराबाद से शुरू हुई थी दोस्तों आपकी 1857 की क्रांति। और भारत में कहाँ से शुरू हुई थी और कब हुई थी दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, जो राजस्थान में जो 1857 की जो क्रांति 28 मई 1857 को शुरू हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा। दोस्तों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा ये जो 1857 की क्रांति है इनके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों। नेटिव इन्फेंट्री मतलब होता है दोस्तों पैदल सेना। ठीक है, पैदल सेना। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन है दोस्तों मत्स्य संघ, जयपुर, सिरोही, अजमेर और आबू। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अजमेर और आबू। ठीक है, इन क्षेत्रों को सप्तम चरण में शुरू किया गया था दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण हुआ था, ये 7 चरणों में हुआ था दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। और दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने ज़िले थे? 26 ज़िले। ठीक है, कितने ज़िले थे? 26 ज़िले थे। और 26वां ज़िला कौन सा था दोस्तों? आपका था अजमेर। 26वां ज़िला कौन सा था? अजमेर था। ठीक है दोस्तों, चलिए ले चलता हूँ आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत विलोम को पहचानिए। ऑप्शन है टोंक ढूंढाड़ी,
दोस्तों ये बोलियां हैं, राजस्थान की बोलियां। तो टोंक ढूंढाड़ी, पाली, बागड़ी, बारा, हाड़ौती, करौली, मेवाती। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा आंसर आपका सही है। तो दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, टोंक ढूंढाड़ी, ये आपका सही है दोस्तों। आगे बात करें बारा, हाड़ौती, ये भी आपका सही है। करौली, मेवाती, ये भी आपका सही है। तो गलत युग्म कौन सा है दोस्तों, पाली, बागड़ी, ये आपका गलत है। बागड़ी बोली है दोस्तों, ये पाली ज़िले में नहीं बोली जाती। बागड़ी जो बोली है दोस्तों, ये आपकी बोली जाती है डूंगरपुर में। मैन बोली जाती है दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आपकी बागड़ी बोली जाती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बागड़ी बोली जाती है दोस्तों बागड़ी बोली को भीली बोली भी कहा जाता है। भीली बोली भी बागड़ी बोली को कहा जाता है। जो आपकी दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, बागड़ी। बागड़ी पाली में नहीं बोली जाती, ये बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, आगे और बात करें दोस्तों, जो ढूंढाड़ी बोली है ये आपकी टोंक और जयपुर, ठीक है, इन ज़िलों में बोली जाती है। हाड़ौती बोली की बात करें तो हाड़ौती बोली जाती है दोस्तों, बारा हो गया, कोटा और बूंदी। ठीक है, बारा, कोटा और बूंदी में हाड़ौती बोली जाती है। मेवाती जो बोली है दोस्तों, करौली, अलवर, भरतपुर, इन क्षेत्रों में या इन जिलों में बोली जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? ऑप्शन है चंद बरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक, नयन चंद्र सूरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जयानक है। ठीक है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जयानक भट्ट, जयानक। ठीक है, तो बात कर ले दोस्तों जो चंद बरदाई है। ठीक है, तो चंद बरदाई ने एक तो लिखा था दोस्तों आपका पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ये किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? ये लिखा गया था आपका चंद बरदाई द्वारा। एक और लिखा था दोस्तों चंद बरदाई ने, वो लिखा था दोस्तों पृथ्वीराज प्रबंध, पृथ्वीराज प्रबंध। ये इसके रचयिता कौन है दोस्तों? चंद बरदाई। ठीक है, चंद बरदाई, चंद बरदाई, एक तो पृथ्वीराज रासो लिखा और एक पृथ्वीराज प्रबंध चंद बरदाई द्वारा लिखा गया था। ठीक है, एक दोस्तों नयन चंद्र सूरी है, इनके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों हमीर महाकाव्य। ठीक है, नयन चंद्र सूरी द्वारा क्या लिखा गया था? हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। ठीक है, जबकि दोस्तों हमीर हट है ना, हमीर हट, एक हमीर महाकाव्य है ये तो नयन चंद्र सूरी द्वारा, और एक हमीर हट है ना, ये लिखा गया था दोस्तों चंद्रशेखर द्वारा। किनके द्वारा? चंद्रशेखर द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया था, और हमीर हट है ये लिखा गया था दोस्तों चंद्रशेखर द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? ऑप्शन है वात, वेली, वचनिका, विगत। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, वात। ठीक है, चलिए ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गीदड़ नृत्य शेखावाटी,
ढोल नृत्य जालोर, बम रसिया नृत्य बीकानेर, डांडिया नृत्य मारवाड़। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों गीदड़ नृत्य शेखावाटी बिल्कुल सही है आपका। ढोल नृत्य जालोर ये भी सही है दोस्तों। डांडिया नृत्य मारवाड़ ये भी सही है दोस्तों। जबकि दोस्तों बम रसिया नृत्य बीकानेर ये आपका गलत है दोस्तों। बम रसिया नृत्य है ये बीकानेर में नहीं, ये होता है दोस्तों भरतपुर में। कहाँ पे होता है? भरतपुर में, ठीक है। बम रसिया नृत्य कहाँ पे होता है? भरतपुर में दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मैं आपको और बता दूं कि जो बम रसिया नृत्य है दोस्तों ये होता है भरतपुर में, ठीक है। तो भरतपुर में बम रसिया नृत्य होता है। तो भरतपुर के और लोक नृत्य बताऊं तो है दोस्तों, एक है हुरंगा, ठीक है। कौन सा? हुरंगा, ठीक है। एक है दोस्तों चरकुला। कौन सा? चरकुला। ये भी कहाँ पे होता है दोस्तों? भरतपुर में होता है, ठीक है। चलिए और बात करें हम शेखावाटी नृत्य की। तो शेखावाटी में एक तो हो गया दोस्तों आपका गीदड़ नृत्य, ठीक है। एक तो हो गया गीदड़ नृत्य। एक है दोस्तों चंग, ये भी कहाँ पे होता है? शेखावाटी में। एक है दोस्तों आपका लहूर नृत्य, लहूर नृत्य ये भी कहाँ पे होता है दोस्तों? शेखावाटी में। एक आपका दोस्तों डफ नृत्य, डफ ये भी शेखावाटी में। एक है दोस्तों कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी ये भी कहाँ पे होता है दोस्तों? शेखावाटी में, ठीक है। एक है दोस्तों जिंदाद, ये भी कहाँ पे होता है? शेखावाटी में, ठीक है। तो शेखावाटी के नृत्य चंग, लहूर, डफ, कच्ची घोड़ी, जिंदाद, ठीक है। बात कर ले दोस्तों जालोर की। तो जालोर में एक है दोस्तों ढोल नृत्य और एक है लुम्बर, लुम्बर, ठीक है। तो लुम्बर नृत्य कहाँ पे होता है? ये भी दोस्तों होता है आपका जालोर में, ठीक है। और डांडिया नृत्य आपका मारवाड़ में, ठीक है दोस्तों। एक नृत्य है दोस्तों कबूतरी नृत्य, कबूतरी नृत्य ये कहाँ पे होता है दोस्तों? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि कबूतरी नृत्य राजस्थान के कौन से ज़िले में होता है, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आगे की चर्चा राजस्थान सिक्के की 10,000 प्लस सीरीज वाली आग लगा देने वाली सीरीज के छठा जो वीडियो आएगा, 6 नंबर का जो वीडियो आएगा उसमें हम आगे और क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। ये मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके पिछले कई एग्जामों में बार बार रिपीट हुए थे दोस्तों, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़िए और मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बनेगा दोस्तों आपका, और आप खुद बोलोगे कि हाँ मैं राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम है वो मैं क्रैक कर सकता हूँ दोस्तों, सरकारी नौकरी लग सकता हूँ दोस्तों। तो सीरीज़ के अंत तक बने रहिए दोस्तों। 10,000 प्लस क्वेश्चन काफ़ी हो जाएंगे दोस्तों आपके लिए। जब आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन आपके हो जाएंगे उसके बाद में आप खुद ही बोलोगे दोस्तों, आपका खुद का कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, विदा लेता हूँ आपसे। आगे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। आगे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।